नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने अर्थ विज्ञान इस इकाई के अंतर्गत अर्थ परिवर्तन की जो दिशाएं हैं, इसमें से पहली दिशा अर्थ की व्यापकता के आधार पर देखी है, वो है अर्थ विस्तार। अर्थ विस्तार में हमने देखा कि कोई भी शब्द वह विस्तारित अर्थ में जब प्रचलित होने लगता है तब वह अर्थ विस्तार का उदाहरण बन जाता है और शब्द के अर्थ की दिशाओं के आधार पर उसको अर्थ विस्तार के अंतर्गत रखा जाता है। अर्थ विस्तार में हमने ये भी देखा कि प्राचीन समय में या पुराने समय में वह शब्द किसी एक विशिष्ट अर्थ के लिए प्रचलित था, लेकिन बाद में आज उस शब्द की अर्थवत्ता जो है या उसका विस्तार जो है हो जाता है, अर्थ का विस्तार हो जाता है। परिणामतः वह शब्द अर्थ विस्तार के अंतर्गत या अर्थ विस्तार दिशा उसकी मानी जाती है। इसके हमने उदाहरण भी देखे, स्याही, तेल, गवेषणा, कुशल। ये जो उदाहरण हम देख रहे थे, उन उदाहरणों में हमने देखा कि वो सभी शब्द जो है पहले एक विशिष्ट अर्थ के लिए या विशिष्ट स्थिति के लिए ही या किसी एक विशिष्ट वस्तु के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे, लेकिन बाद में वो और सारी या बहुत सारी चीज़ों के लिए उसका इस्तेमाल होने लगा। तो वो ये सभी उदाहरण अर्थ विस्तार के हमने देखे हैं। आज हम इस लेक्चर में अर्थ विस्तार के लगभग विरोध की स्थिति अर्थ संकोच में पाई जाती है उसको थोड़ा सा देखने वाले, अर्थात अर्थ परिवर्तन की दूसरी दिशा जो है अर्थ संकोच, इसको थोड़ा सा हम देखने वाले हैं। अर्थ संकोच के बारे में नाम से ही स्पष्ट है कि जहां पे अर्थ का विस्तार हो जाता है वहां पे अर्थ विस्तार उसको कहा जाता है, और जहां पे अर्थ सीमित हो जाता है उसको अर्थ संकोच कहा जाता है। लगभग अर्थ विस्तार की उल्टी स्थिति या विरोध की स्थिति जो है वो अर्थ संकोच में देखने को मिलती है। अर्थ विस्तार में हमने देखा कि शब्द का अर्थ विस्तारित हो रहा है। अब अर्थ संकोच में हम देखेंगे कि शब्द का अर्थ विस्तारित रूप में था, अब वो सीमित हो रहा है, संकोचित हो रहा है। तो इसके भी बहुत सारे उदाहरण हैं और भाषा में आज ऐसे बहुत सारे शब्द हमें देखने को मिलते हैं जो अर्थ संकोच के अंतर्गत, अर्थ परिवर्तन की दिशाओं के अंतर्गत उसको देख सकते हैं। तो अर्थ संकोच क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। देखिए, अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में अर्थ विस्तार के बिल्कुल विरोध की स्थिति अर्थ संकोच में पाई जाती है या अर्थ संकोच में देखने को मिलती है। अर्थ विस्तार में हमने जो भी कुछ समझा, बिल्कुल उसके विरोध में अर्थ संकोच की स्थिति देखने को मिलती है। अर्थात जब कोई शब्द अपने व्यापक अर्थ में या विस्तारित अर्थ में प्रचलित था, परंतु बाद में वो उसका अर्थ सीमित हो जाता है, उसका अर्थ सिमट कर वो सीमित अर्थ में प्रचलित होने लगता है या प्रयुक्त होने लगता है, उसे अर्थ संकोच कहते हैं। देखिए, स्थिति वही है, लेकिन बिल्कुल अर्थ विस्तार के विरोध की स्थिति चल रही है। जब कोई शब्द, अर्थ विस्तार में हमने क्या देखा कि वह शब्द पहले सीमित अर्थ में था, आज वह विस्तारित अर्थ में प्रचलित है, इसलिए उसको अर्थ विस्तार कहा जा रहा है। अर्थ संकोच में क्या देख रहे हैं कि जब कोई शब्द विस्तारित अर्थ में था, आज वह शब्द संकुचित अर्थ में प्रचलित हो रहा है, सीमित अर्थ में प्रचलित हो रहा है, तब वह उदाहरण जो है अर्थ संकोच का बन जाता है। फिर से एक बार अर्थ संकोच के बारे में विद्वानों का क्या विचार है वो थोड़ा सा आपके सामने रखता हूं। अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में अर्थ विस्तार के बिल्कुल विरोध की स्थिति अर्थ संकोच में देखने को मिलती है। अर्थात जब कोई शब्द अपने व्यापक अर्थ से सिमट कर किसी सीमित अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है, उसे अर्थ संकोच कहते हैं। मतलब वहां पे बिल्कुल अर्थ विस्तार के विरोध की स्थिति, उल्टी स्थिति जो है अर्थ संकोच में आ जाती है। अर्थ संकोच के भी बहुत सारे उदाहरण हैं। इन उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि अर्थ संकोच किस प्रकार हो रहा है। उदाहरण के तौर पर पति शब्द है। पहला उदाहरण पति। अब ये पति जो शब्द था, पहले राष्ट्र का पति अर्थात राष्ट्र का जो प्रमुख था उसको राष्ट्रपति या पति के रूप में वह शब्द प्रचलित था। किसी महिला का पति हो सकता है, किसी स्त्री का, मतलब पति ये प्रजापति या किसी महाराजा को भी वहां पे पति के रूप में, प्रजापति के रूप में कहा जाता था। अब मुझे बताना क्या है कि ये पति शब्द पहले बहुत सारी स्थितियों के लिए या विस्तारित अर्थ में प्रचलित था। आज यह शब्द मात्र किसी
एक महिला के पति के रूप में वो सीमित रह गया है, अर्थात विस्तारित रूप में प्रचलित था, आज उसका अर्थ सिमट कर सीमित हो गया है। इसलिए ये पति शब्द जो है अर्थ संकोच का उदाहरण वहां पे बन जाता है। अगला एक उदाहरण है मृग। मृग शब्द, ये शब्द भी जो है अर्थ संकोच का उदाहरण है। कैसे? देखिए, मृग शब्द पहले जंगल में स्थित सभी पशुओं को कहते थे, मतलब जंगल में जितने भी पशु रहते हैं या जंगली पशु जिसको कहते हैं, उन सभी पशुओं को मृग शब्द प्रचलित था। अर्थात संस्कृत में वगैरह आप देखेंगे तो ये मृग शब्द जो है जंगल में जो पशु रहते थे उन सभी के लिए वहां पे प्रचलित था। लेकिन आज बाद में हुआ ये कि इस मृग शब्द का आज किसी एक ही पशु के लिए वो शब्द प्रचलित है, और वो पशु है हिरन। अर्थात आज के दौर में अगर देखेंगे तो हिरन शब्द के लिए या हिरन इस पशु के लिए ही मृग शब्द आज प्रचलित है। मतलब पहले क्या हुआ था कि पहले ये विस्तारित अर्थ में प्रचलित था, जंगल के लगभग सभी हिरन, लोमड़ी, सिंह, बाघ जो होता है, खरगोश, जितने भी पशु हैं उन सभी के लिए मृग शब्द प्रचलित था। लेकिन आज सिर्फ हिरन के लिए यह प्रचलित है। इसलिए पहले विस्तारित अर्थ में प्रचलित था, आज संकुचित अर्थ में प्रचलित है, इसलिए इसको अर्थ संकोच का उदाहरण उसको माना जाता है। अगला एक उदाहरण है जलज। जलज अर्थात जल के भीतर निर्माण होने वाली जो भी कुछ वनस्पतियां है उसको जलज कहा जाता है। देखिए, जल में स्थित सभी चीजों के लिए पहले ये शब्द प्रयुक्त हुआ करता था। मतलब जल में जो भी मौजूद है, मतलब तालाब होने दीजिए, नदी होने दीजिए, नहर होने दीजिए, उन सभी में या जल में उत्पन्न होने वाली या जल में मौजूद जितनी भी चीजें हैं उन सभी के लिए जलज शब्द प्रचलित था। परंतु आज जो है ये सिर्फ और सिर्फ कमल के लिए वहां पे प्रचलित है। मतलब कमल इस शब्द का पर्यायी शब्द जो है जलज के रूप में वहां पे इस्तेमाल होता है। अर्थात पहले पानी में निर्माण होने वाले, जल में निर्माण होने वाले हर वस्तु को वहां पे जलज कहा जाता था, लेकिन आज इसका अर्थ सिमट गया है, अर्थ इसका संकुचित हो गया है और केवल कमल के लिए ये जलज शब्द वहां पे इस्तेमाल हो रहा है। तो ये भी एक अर्थ संकोच का उदाहरण है। अगला एक उदाहरण है पंकज। अब पंकज मानव कीचड़, पंख का अर्थ है कीचड़, अर्थात पंकज का जिसका अर्थ है कीचड़, अर्थात कीचड़ में उत्पन्न होने वाली हर चीज को पंकज कहा जाता था। लेकिन आज जो है यह पंकज शब्द भी जो है कमल के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब कीचड़ में बहुत सारी चीजें होती है, विषाणु होते हैं, बहुत सारे जीव जंतु होते हैं या बहुत सारे ऐसे कृमि कीटक होते हैं। अर्थात कीचड़ में रहने वाले, कीचड़ में उत्पन्न होने वाले हर चीज को पहले पंकज कहा जाता था क्योंकि वो कीचड़ में रहते हैं। लेकिन आज यह सिर्फ कमल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, अर्थात बहुत सारी चीजों के लिए यह पहले प्रचलित था, आज सिर्फ एक चीज के लिए, एक ही वस्तु के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब ये अर्थ संकोच का उदाहरण है। तो इस तरह से ये पंकज भी जो है अर्थ संकोच का उदाहरण है। अगला एक उदाहरण है तटस्थ। ये तटस्थ शब्द जो है आप जानते हैं कि तटस्थ मतलब किसी भी दिशा की ओर न झुकने वाला, एक स्थान पर स्थित रहने वाला, उसको तटस्थ कहते हैं। अर्थात तट पर स्थित रहने वाला, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए, तटस्थ का शाब्दिक अर्थ है किनारे पर स्थित, अर्थात किनारा जो होता है उसको तट भी कहते हैं और तट पर स्थित जो है उसको तटस्थ कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है तो देखने वाला उसको बचाने की कोशिश करेगा। अब देखिएगा, कोई व्यक्ति नदी के किनारे तट पर खड़ा है और कोई व्यक्ति अंदर जो है पानी में डूब रहा है, तो देखने वाला उसको बचाने की कोशिश करेगा, परंतु वह व्यक्ति अनजान है। अर्थात डूबने वाला व्यक्ति किनारे पर खड़े हुए व्यक्ति से अनजान है, या किनारे पर या तट पर खड़ा हुआ व्यक्ति उसको वो नहीं जानता, तब वहां पे वह व्यक्ति शायद किनारे पर ही खड़ा रह सकता है। इसे उपेक्षा, इसी उपेक्षा और असंबंधता का भाव ही तटस्थ शब्द व्यक्त करता है। देखिए, क्या हुआ था कि किनारे पर खड़ा हुआ व्यक्ति देख रहा है कि पानी में कोई तो व्यक्ति डूब रहा है, लेकिन पहले तो वह व्यक्ति उसको बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन बाद में अगर उस व्यक्ति को लगता है कि वो मेरे परिचित नहीं है, मेरे लिए अनजान है, या
वो मेरा कोई भी सगा नहीं है, तब वह व्यक्ति जो है शायद उसको बचाने की कोशिश नहीं कर सकता। इसी उपेक्षा मतलब मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है, ये जो उपेक्षा भाव है, ये जो असंबंधता है, यह भाव जो है तटस्थ शब्द में, तटस्थ के माध्यम से वहां पे व्यक्त होता है। आज यह शब्द उदासीन का वाचक बन गया है। मतलब आज तटस्थ शब्द जो है, जो व्यक्ति उदासीन है, मतलब किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लेते या अपने आप में ही थोड़ा सा नर्वस रहते, उदासीन रहते हैं, इसके लिए ये शब्द आज प्रचलित है। तो इसी प्रकार ये तटस्थ शब्द जो है पहले एक विशिष्ट अर्थ में या विशिष्ट अर्थ संदर्भ के लिए प्रचलित था, लेकिन आज सिर्फ उदासीन के लिए प्रचलित है, इसलिए ये अर्थ संकोच का उदाहरण है। उसी प्रकार ऐसे बहुत सारे शब्द जो है अर्थ संकोच के उदाहरण के तौर पर देखे जा सकते हैं। उदाहरणार्थ पिल्ला शब्द है। आज ये पिल्ला जो है, पिल्ला, बच्चा, बछड़ा, मंदिर, ये सभी शब्द जो है अर्थ संकोच के ही है। अर्थात मंदिर शब्द का अगर बात की जाए तो विद्या मंदिर या पहले जो पुराने ज़माने में मंदिर शब्द जो है बहुत सारी चीज़ों के या बहुत सारी स्थितियों के लिए इस्तेमाल होता था। उदाहरण के तौर पर जहाँ पे ज्ञानदान का कर्म चलता है वहाँ पे उसको विद्या मंदिर कहा जाता था, ज्ञान मंदिर कहा जाता था या भाव मंदिर कहा जाता था। ऐसे बहुत सारे मंदिर जो है वहाँ पे मंदिर शब्द में सिमट कर मतलब वहाँ पे प्रचलित थे। लेकिन आज यह सिर्फ भगवान का मंदिर इस रूप में ही इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये भी जो है अर्थ संकोच का उदाहरण है। इसके अलावा पिल्ला, बछड़ा, बच्चा, ये सभी उदाहरण जो है अर्थ संकोच के ही है। मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि इसमें आए हुए पति, मृग, जलज, पंकज, तटस्थ, बच्चा, पिल्ला, ये सभी शब्द जो है अर्थ संकोच के उदाहरण इसलिए है क्योंकि ये शब्द पहले विस्तारित अर्थ में प्रचलित थे, लेकिन समय के चलते आज यह किसी एक ही वस्तु के लिए, किसी सीमित स्थिति के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए ये अर्थ संकोच के उदाहरण बन जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि इसके पहले के लेक्चर में हमने अर्थ विस्तार को जिस दिशा के साथ देखा था या उसका विश्लेषण हमने जो किया, बिल्कुल उसका विरोधी विश्लेषण जो है अर्थ संकोच में हम देखते हैं। अर्थ विस्तार में अर्थ की व्यापकता बढ़ती है और अर्थ संकोच में अर्थ सीमित बन जाता है। तो इन स्थितियों के आधार पर अर्थ विस्तार और अर्थ संकोच को समझना ज़्यादा कठिन नहीं है। हम उदाहरण के साथ अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तब आपको अपने आप समझ में आ जाता है कि अर्थ संकोच क्या है और अर्थ विस्तार क्या है। तो मुझे लगता है कि अर्थ व्यापकता की दृष्टि से या अर्थ परिवर्तन की जो दिशाएं हैं, इसमें पहला जो स्तर बताया गया था अर्थ की व्यापकता की दृष्टि से, दो दिशाएं हमने देखी है, अर्थ विस्तार और अर्थ संकोच। अगली दिशा जो है अर्थांतरण या अर्थादेश, इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अब तक आपने ये समझा होगा कि दो स्थितियां, उसमें हमने ये बातें देखी कि पहली जो अर्थ विस्तार की जो स्थिति है या दिशा है, उसमें शब्द का अर्थ विस्तारित हो रहा था और दूसरी जो स्थिति है या दूसरी जो दिशा है अर्थ संकोच, इसमें अर्थ संकुचित हो रहा है। तो इस तरह से अर्थ विस्तार और अर्थ संकोच, ये दो दिशाएं जो है अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में प्रमुख मानी जाती है। और अगली जो दिशा है अर्थांतरण या अर्थादेश, इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इसको भी हम उदाहरण के साथ देखेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि अर्थांतरण या अर्थादेश क्या है, कि देखिए अर्थांतरण और अर्थादेश ये है कि अर्थ विस्तार और अर्थ संकोच में क्या हो रहा है कि शब्द का अर्थ वही है, उसमें बदलाव नहीं आ रहा है। सिर्फ व्यापकता की दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो वहां पे कम अधिक मात्रा में स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन अर्थांतरण में और अर्थादेश में यह हो जाता है कि पहले उस शब्द का अर्थ कुछ और ही था और आज कुछ और है, मतलब पूर्णतः अर्थ बदल जाता है। तो ऐसी स्थिति में अर्थादेश या अर्थांतरण की स्थिति देखने को मिलती है। तो अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में तीसरी दिशा जो है अर्थांतरण, इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इसको भी उदाहरण से ही देखने वाले हैं। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।